वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स क्लास। तो आज हम लोग आपका 12 अप्रैल की न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी हम आपको ये न्यूज एनालिसिस दे रहे हैं तो इसमें हमारा एक एफर्ट लग रहा है। अगर ये एफर्ट आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, यहाँ से आप पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। जुबीन गर्ग टू रिसीव भूपेन हजारिका अवार्ड। देखिए, भूपेन हजारिका अवार्ड के बारे में बात करेंगे, जुबीन गर्ग के बारे में बात करेंगे। तो जुबीन गर्ग आसाम से बिलोंग करते हुए एक वेरी फेमस सिंगर हैं। आप लोग आई होप सब लोग उनसे अवेयर होंगे, उनके सॉन्ग्स वगैरह सुने होंगे। तो आसाम के जो कल्चर को उन्होंने प्रमोशन दिया है, क्योंकि वो आसाम से बिलोंग करते हैं, तो आसाम का एक नाम रोशन किया उन्होंने इंडस्ट्री में। तो इसीलिए उनको भूपेन हजारिका अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2012। कौन सी कमेटी देती है सर? इट इज गिवन बाय बेलतोला बोहागी उत्सव सेलिब्रेशन कमेटी। ठीक है, तो जो लोग अपने आसाम के कल्चरल स्फीयर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड किसके नाम पे है? ऑन द नेम ऑफ द वेरी लेजेंडरी डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। ठीक है, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। उनकी अगर हम बात करें तो आपका जो सादिया वाला एरिया है आसाम का, वहां से वो बिलोंग करते हैं। और जो हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, वो भी उनको मिल चुका है 2012 में, बट इट वाज पॉस्थुमस। पॉस्थुमस मतलब आफ्टर द डेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 175th डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराज नारा सिंह ऑब्जर्व्ड। तो महाराज नारा सिंह जो आपका मणिपुर के थे, उन्होंने 1840 से 1855 के बीच उनका रूल था। 1844 से 1850। तो इस बीच उन्होंने आपका मणिपुर के लिए काफी एक उसकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करा। एक बहुत ही टसल का टाइम था, हसल का टाइम था मणिपुर के लिए वो टाइम, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी थे, आपका इंटरनल चैलेंजेस भी थे। तो यही वो टाइम है जब आपका एंग्लो बर्मीज वॉर भी हो रहे हैं, तो उसको उन्होंने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल करा। तो इसी की याद में उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो ऑब्जर्व की जा रही है। ठीक है, तो जो एंग्लो बर्मीज वॉर हैं उनके टाइम पे उनकी जो क्रिटिकल एबिलिटीज हैं उनकी हम याद करते हैं। 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं, यहाँ से फैक्चुअल जानकारी याद रख लेना आप। तो ये 3 एंग्लो बर्मीज वॉर, ये वैसे आप हिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं, बाकी इनके ईयर जरूर याद रख लेना, आपसे स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एनएसएफ सेट्स अप इनर लाइन रेगुलेशन कमीशन टू स्ट्रेंथन आईएलपी एनफोर्समेंट इन नागालैंड। देखिए, आईएलपी में उन जो आपका एनएसएफ क्या है? नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन। तो उनको लग रहा है कि आपका जो बाहर के लोग हैं उनका आना जाना नागालैंड में ज्यादा बढ़ गया है, तो इंडिजीनियस ट्राइब्स को वहां प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने, कि एक इनर लाइन रेगुलेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसका काम क्या रहेगा? जो आईएलपी को इन्फोर्स करने का पूरा सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि आईएलपी का जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो आपका कमीशन है ये कब बना था? इट वाज फॉर्म्ड ऑन December 4, 2024। नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो रिव्यू एग्जिस्टिंग आईएलपी मैकेनिज्म, प्रपोज रिफॉर्म्स एंड इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर आईएलपी की डेफिनेशन की। तो आईएलपी है क्या सर? देखिए, आईएलपी एक तरीके का एक परमिट है जो अपने कुछ ट्राइबल एरियाज में लगाया जाता है, ताकि अगर वहां के जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं उनको बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बाहर के लोगों का ओवरफ्लो वहां पर हो जाए तो उनके जो कल्चर हैं उसको कुछ डैमेज किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से कई स्टेट्स में आप देखेंगे आईएलपी की व्यवस्था है। इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ इंडियन सिटीजंस इनटू सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज और स्टेट्स। ठीक है, तो ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? उस स्टेट में एंटर करने वाले नॉन रेजिडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। कौन कौन से स्टेट्स के पास आईएलपी है? इट इज करेंटली इन्फोर्स्ड इन 4 स्टेट्स, अपना अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल की अगर हम बात करें तो ये रेगुलेट होता है अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से,
और मणिपुर को ILP सिस्टम में लाया गया था इन 2019 थ्रू आ रेजोल्यूशन पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मणिपुर के अलावा बाकी ये जो 3 स्टेट है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से ILP का स्टेटस लगता है। तो इन स्टेट्स में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपका बहुत स्मूथली बनते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, त्रिपुरा टू एस्टैब्लिश फर्स्ट सोलर विलेज इन रंगाशारा, मिनिस्टर रतन लाल नाथ। ठीक है, तो पहला सोलर विलेज सर आपका त्रिपुरा में बनने जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज स्पीयर हेडिंग द प्रोजेक्ट which involves installing solar panels capable of generating 60 kilowatts of electricity. ठीक है, this energy will be integrated into the Tripura State Electricity Corporation Limited's grid. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोलर एनर्जी की बात करें, इट इज द एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। ठीक है, इट इज द एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। इट इज अ रिन्यूएबल and sustainable source of energy that does not pollute the environment। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी की डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें फैक्चुअल चीज ये याद रखनी है, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स। ठीक है, ये आपसे जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे सवाल बन सकता है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया के सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स की, तो एक है सर हमारा नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, जिसका पर्पज है कि टारगेट है सोलर कैपेसिटी कितनी लेके जानी थी 2022 तक 1000 गीगावाट, जो अब बढ़ा दी गई है 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, एक नेशनल सोलर मिशन हो गया। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया है, तो एक पूरा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नाम से एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, जिसमें जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें हम आपस में सोलर एनर्जी की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस ये 2 लीडिंग कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। इसका हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहां पर है। नेक्स्ट एक इसी तरह की है PM कुसुम स्कीम। इसका पर्पस क्या है? जो सोलर पावर इंस्टॉलेशन हैं उनमें सब्सिडी प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। ठीक है, कौन सी स्कीम है सर आपका? PM कुसुम स्कीम। अब इंडिया की सोलर एनर्जी की पॉलिसी और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 2022 में हमारा टारगेट था 100 गीगावाट। ठीक है, और अब हमने उसको बढ़ा दिया है 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, सोलर पार्क्स और रूफटॉप सोलर हमने ये डेवलप किए हैं कि पूरे पार्क हमने डेडिकेट कर दिए सोलर पैनल्स पे, रूफटॉप्स पे, जहां पे भी सरकारी बिल्डिंग से ज्यादातर आप देखोगे रूफटॉप्स पे भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। तो ये सब सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स हैं सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज मिजोरम MP आस्क्ड म्यांमार रेफ्यूजीज मणिपुर IDPs इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स टू रिटर्न होम। ठीक है, तो मणिपुर में जैसे देखा जाता है, मिजोरम में क्या है सर, जैसे आपका आसपास के स्टेट से कुछ लोग डिस्प्लेस होके आए हैं, म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ उसके बाद रेफ्यूजीज मिजोरम में आए हैं, तो वहां पर जो MP साहब हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर उनका कहना है कि वो उन्हें अब घर लौट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, रेफ्यूजीज या बाहर के लोग जब किसी स्टेट में आते हैं तो उस स्टेट पे एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, इसी से रिलेटेड आपका ये इशू है। तो यहाँ पर सर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए। एक तरफ आप देखो तो ह्यूमैनिटी है कि भाई कोई तकलीफ में है, मदद करनी चाहिए। दूसरी साइड अगर आप देखो तो स्टेट के रिसोर्सेज पे भी बर्डन है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेट के लोग हैं फिर कहीं ना कहीं उन्हीं के रिसोर्सेज में से उनको दिया जाएगा, तो ये स्टेट पर बर्डन भी है। तो इसमें क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसमें अगर हम देखें तो रेफ्यूजीज की बात करें, दे आर ऑफन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू परसिक्यूशन, वायलेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसा नहीं है वो खुशी खुशी अपना घर छोड़ लें, या तो उन जहां से वो आते हैं वहां किसी तरह का वायलेंस हुआ है, किसी तरह का उनका परसिक्यूशन हो रहा था, या कुछ एनवायरमेंटल हैजार्ड आ गया जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अब मिजोरम का इसमें क्या रोल है सर? मिजोरम एक सिग्निफिकेंट होस्ट स्टेट रहा है फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार एंड मणिपुर। ठीक है,
It highlights India's role in humanitarian efforts, but also the challenges of border security and resource management. ठीक है, इससे सर देखो दुनिया भर में तारीफ है हमारी कि हाँ ह्यूमैनिटेरियन मदद हम करते हैं, लेकिन ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज है। अब रेफ्यूजी मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि सर सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं उनके पास हमारा आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे इस देश के लोगों का आधार है। अब आधार में क्या है सर, हमारे फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस है, तो कोई भी मान लो यहाँ का पर्सन क्राइम करेगा तो निकल आएगा डेटाबेस से मैच करके। अब बाहर का अगर कोई पर्सन है उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स लगे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि सर जो फाइनेंस है उस पर रिसोर्स पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है, लाइक अगर बाहर के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो उनका कल्चर का इन्फ्लुएंस यहाँ कल्चर पे देखने को मिल जाता है, ये भी इश्यूज लगे रहते हैं, ठीक है। अब सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, सरकार ने देखो एक तो फंड्स एंड रिसोर्सेस अलग से एलोकेट कर दिए हैं रेफ्यूजी मैनेजमेंट इन स्टेट्स लाइक मिजोरम, ताकि उस स्टेट के रिसोर्सेस पे बर्डन कम पड़े। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मिजोरम्स लोकल गवर्नमेंट हैज वर्क्ड क्लोजली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैनेज रेफ्यूजी कैंप्स एंड प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। तो ये अगर एनालिसिस आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, इससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर सर अगले एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।